एक खानदानी कुम्हार था। उसके वालिद भी मटके बनाया करते थे और अब भी उसके साथ उनका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो अब्बा, मेरा मटका कितने अलग डिजाइन का है। हाँ, अच्छा है, लेकिन बेटा की गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना पड़ेगा। वो तो है, ऐसे मटके ज्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। अब्बा, तो क्या सिर्फ वही मटके फरोख्त होते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही फरोख्त होते हैं, इसलिए हम हमेशा वही मटके बनाते हैं। लेकिन मुझे याद है, जब आखिरी मर्तबा मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बेहद महंगी कीमत पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी अच्छी कीमत मिलेगी, देख लेना अब्बा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर हाजिर हुई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है, तेरे अब्बा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी मुफलिसी में ही काटनी पड़ी है। नहीं अम्मी, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीजें बनाना बेहद पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे हिदायत देना। तू मेरी बात से मुताफिक हो या ना हो, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मिणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भाईजान तो राजी हैं हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस इतवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपनी शादी की बात सुनकर योगेश भी बेहद खुश था। इतवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर योगेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बेहद खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी योगेश से रोज शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाता रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा सा काम तलाश ले। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यहीं खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं कर रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही माह में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई मुलाजमत करे, लेकिन वो है कि वो यहीं रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूंगी अम्मी। फिर एक रोज योगेश तन्हा मटके बना रहा था। आभा उसके पास आई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाएंगे। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम तलाशें? नहीं आभा, मुझे इल्म है कि ये सब मेरी अम्मी ने तुमसे कहा होगा, लेकिन मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊं तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा। योगेश की बातें सुनकर आभा हैरान हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हुआ क्या? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। अब तुम ये क्या बोल रही हो? अम्मी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बेहद पसंद है। वो दिल मारकर शहर नहीं जाना चाहते हैं और यही वाजिब भी है। 2 माह मुफलिसी में गुजारोगी ना तो समझोगी कि मैं क्यों शहर बेचने की फिराक में थी। अम्मी, आप बस ये चाहती हैं कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा।
उस दिन से आभा अपने शौहर के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, लेकिन अब्बा कहते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा फरोख्त नहीं होते। फरोख्त होते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे, शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेले में क्यों नहीं फरोख्त करते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को हौसला अफजाई की। योगेश ने अलग अलग साइज के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर फरोख्त होंगे। काश ऐसा ही हो। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग साइज के मटकों की मेले में काफी डिमांड थी। भाईजान, मुझे वो लंबी गर्दन वाला मटका देना। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही रोज में योगेश के सारे मटके फरोख्त हो गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने अब्बा के हाथों में रख दिए। ये देखिए अब्बा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में फरोख्त करने की तरकीब आपकी बहू की थी। अच्छी जिंदगी जियो बहू, और हमेशा अपने शौहर का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो शौहर को सिर्फ शहर भेजना चाहती। पास खड़ी रुक्मणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बेहद खुश थे। उस रात योगेश को एक नई तरकीब सूझी। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बगैर बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये तरकीब तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहे हो? अब्बा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जियां, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बगैर बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ कर सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत कब्ल सोचा था, लेकिन कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी के फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को लेकर मेले में ले गए। अरे भाईजान, वो क्या है? अलमारी जैसा? वो मिट्टी का फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे ज्यादा वक्त तक, वो भी बगैर बिजली के। वाकई? हाँ हाँ वाकई। उस खातून ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक सहाफी ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज फरोख्त हो गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो बेगम साहिबा, आज तुम्हारे बेटे की कितनी कमाई हुई है। बाप रे! ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी के फ्रिज की तरकीब कमाल की है। लोगों ने हमें पेशगी दी है मिट्टी के फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो सब तेरी वजह से है। तेरी हौसला अफजाई की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता तो हमारे हालात अब तक बदल चुके होते। अम्मी जान, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आ गए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब कुछ ठीक होगा। सही नहीं, सब अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर कतार लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी
और अब इस खानदान के पास सारी जरूरियात की चीजें थी और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की तरकीब की वजह से हुआ। गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बड़ा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर मजमा लगा रहता था। गर्मियों के मौसम में ये सारा मजमा बलदेव की पेप्सी की दुकान पे लगा रहता था। अरे बलदेव चाचा जान, मुझे नारंगी वाली पेप्सी दे दो, मुझे पीली वाली और मुझे सुर्ख वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बेहद पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। फिल्टर वाला पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत फरोख्त हुआ करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा माल खत्म हो जाया करता था। अरे चाचा जान, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गए, अब कल आना। बलदेव की दुकान के रूबरू पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम फरोख्त करता, लेकिन गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हो रही थी। मालूम नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपये वाली पेप्सी में आखिर क्या जायका होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। जायका का तो इल्म नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसलिए वो ज्यादा फरोख्त होती है। हाँ, मुमकिन है। क्यों ना आप भी पेप्सी फरोख्त करना शुरू कर दो? अरे लेकिन पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है? बाजार में कई सारी कंपनियां पेप्सी फरोख्त करती है, आप भी उनसे खरीद कर फरोख्त कर सकते हो। सोच लो, काफी मुनाफा होगा। वैसे तरकीब तो अच्छी है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सी ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दिए। अच्छा किया, अब बाहर एक तख्ती लगा दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक तख्ती पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये तख्ती अपने दुकान की बाहर लगा दी। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो तख्ती पढ़ी। यहाँ पेप्सी मिलेगी? चाचा, कौन कौन से रंग की है? हर रंग की है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक पीली वाली और एक नारंगी वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। वो बच्चा वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से मुफ्त। जाकर अपने दोस्तों को भी इत्तला करना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ चाचा जान, जरूर इत्तला करूँगा। और पवन की ये तरकीब काम कर गई। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी 2 नारंगी वाली चाहिए और मुझे 3 सुर्ख वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की ही पेप्सी चखी थी, लेकिन आज उन्हें कंपनी का जायका अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली मर्तबा पी रहा हूँ। और भी कई जायके हैं, नींबू पानी, काला खट्टा, नारंगी, गुलाब। वाह, बहुत खूब। अब तो रोज अलग अलग जायके चख सकते हैं। पवन के पेप्सी फरोख्त करने की वजह से बलदेव की दुकान पर खरीदारों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव खुद को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ रोज तक पवन की दुकान पर पेप्सी के लिए मजमा लगा रहा और यहाँ बलदेव का कारोबार कम हो गया था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान मालूम होते हो? अब क्या बताऊं चचा जान, पवन शहर से पेप्सी लाकर फरोख्त कर रहा है। अब तो मेरे खरीदार कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही रोज की बात है। किसी भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तुम्हें तो इल्म है, सब्र रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से बेहतर ही होगी। अब एक काम करो,
मुझे 50 पेप्सी दे दो। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है चचा जान। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अभी भी मायूस था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। अब्बा, ये पेप्सी अच्छी नहीं होती है। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बगैर मिलावट, साफ तरीके से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं। अभी तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। देखो जरा, सरपंच जी ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दे दी और उसने वो चखी। वाह अब्बा, ये तो काफी उम्दा है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीनी शुरू की। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। अब्बा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान नजर आएगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा। उसी की दुकान से मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुँची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर मजमा लगा है, मुझे वहीं जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी की पैकेट निकाली तो नेहा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, लेकिन ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक शख्स ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर के कारखानों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाईजान की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी का जिक्र करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और सारे वालिदैन ने बच्चों से पवन की दुकान की पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन चचा की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों अम्मा? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की ईमानदारी समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी फरोख्त होने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर पवन ने पेप्सी फरोख्त करनी ही छोड़ दी। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले की मानिंद हो गया।